निंग एक आम सा लड़का था जो हाई स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन एक दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान खतरनाक आइलैंड पर पाता है, जहां ना खाना ना पानी और चारों तरफ सिर्फ मौत के साए। जंगल के अंधेरे में छुपे म्यूटेटेड जीव, रहस्यमयी ट्राइब्स और हर कदम पर ऐसे ट्रैप्स जो जरा सी गलती पर किसी की भी जान ले सकते हैं। एक दिन वो अचानक एक डरावने सपने से जाग जाता है। आंखें खुलती है तो खुद को एक अंधेरी सी जगह पर पाता है और उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि वो यहां आया कैसे। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसे एक अजनबी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की कहती है कि उसे बहुत खुशी हुई निंग को होश में देखकर। वो लड़की उसकी पास वाली कोठरी में होती है और वो निंग को पीछे वाली दीवार से सावधान रहने को बोलती है। निंग जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। पीछे की दीवार पूरी की पूरी नुकीले कांटों से भरी हुई थी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। निंग फटाफट भागकर दूसरी तरफ चला जाता है और तभी दीवार रुक जाती है। घबराहट में वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, मगर लड़की कहती है कि बेकार है, ये दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता। निंग खिड़की की लोहे की सलाखें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार था। वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उधर लड़की, जिसका नाम जिन था, रोते रोते कहती है कि अब तो हम यहीं मरने वाले हैं। निंग उससे पूछता है कि तू कौन है, कहीं तू नहीं तो मुझे यहां कैद नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि जिन भी उसकी तरह यहां फंसी हुई है। जिन रोते हुए कहती है कि यहां से कोई हमें बचाने नहीं आएगा और ये कांटों वाली दीवार हर कुछ मिनट में हमारी तरफ बढ़ेगी। निंग उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि तेरे पास जो कुल्हाड़ी पड़ी है उससे खिड़की तोड़ और भाग जा। लेकिन जिन बताती है कि उसके पास कुल्हाड़ी तो है पर उसके रूम में कोई खिड़की ही नहीं है। फिर निंग कहता है कि कुल्हाड़ी मुझे दे दे, मैं खुद को निकाल लूंगा और बाद में तुझे बचाने वापस आऊंगा। जिन रोना बंद कर देती है और गंभीर आवाज में कहती है, मुझसे वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तभी उसकी तरफ से भी दीवार खिसकने लगती है और जिन गिड़गिड़ाकर निंग से वादा करने को कहती है। आखिर निंग अपनी धोखेबाज बंदी की कसम खाकर वादा करता है। जिन कुल्हाड़ी को छेद से पार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटक जाती है। निंग पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन काम नहीं बनता। वो कहता है कि अगर तू छेद बड़ा कर सकती है तो कर। जिन पूरी ताकत से दीवार पर मारती है, लेकिन समझ जाती है कि दीवार ग्रेफाइट की बनी है और इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। जिन फिर से टूट कर रोने लगती है, लेकिन निंग उसे डांट देता है कि चुप हो जा निबी, ताकि मैं ठीक से सोच सकूं। फिर वो पूछता है कि तू यहाँ कैसे फंसी। जिन बताती है कि उसे कुछ याद नहीं, बस इतना कि वो मेट्रो में झपकी ले रही थी और जब आंख खुली तो खुद को लोहे के बिस्तर पर पाया। ये सुनकर निंग को आइडिया आता है और कहता है कि उस बिस्तर को तोड़कर कोई लोहे की रॉड निकाल और मुझे दे। जिन वैसा ही करती है और उसे लोहे की रॉड पकड़ा देती है। निंग फटाफट खिड़की तोड़ता है और बाहर निकल जाता है। तभी जिन चीखकर कहती है कि मुझे मत छोड़ना, लेकिन निंग भाग निकलता है और जिन वहीं कांटों वाली दीवार के बीच फंसी रह जाती है। अब जिन वहीं बैठी बैठी सोचती है कि मर्दों ने हमेशा उसे धोखा ही दिया है। उसे अपने पुराने हादसे याद आने लगते हैं। सालों पहले जब वो दोस्तों के साथ हाइकिंग पर गई थी तो एक लड़का घायल हो गया था। जिन उसे पास की गुफा में ले गई और अपने पापा से सीखे मेडिकल नॉलेज से उसका इलाज किया। बाकी ग्रुप वाले आए और उसे बाहर बुलाकर बोले, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा, बर्फबारी बढ़ रही है। जिन ने मना कर दिया और कहा कि वो घायल लड़के को छोड़कर नहीं जाएगी। घायल लड़के ने यह सुन लिया और बाकी दोनों दोस्तों को गाली दी कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। लेकिन आखिर में वो दोनों सचमुच उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। जिन ने पूरी कोशिश की उसे जिंदा रखने की, खाना जुटाया, पट्टी बांधी। लड़के ने एक बार उसका शुक्रिया कहने के लिए उसे किस करने की भी कोशिश की, लेकिन जिन ने मना कर दिया। शुक्रिया अदा करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। खैर, कुछ समय बाद जब जिन खाने की तलाश में बाहर गई और वापस लौटी तो देखा कि वो लड़का भी उसे अकेला छोड़कर भाग चुका है। अब इस पल जिन की आंखों में वही धोखे के सारे पल घूमने लगते हैं और वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ती है, सोचते हुए कि निंग ने भी उसे धोखा दे दिया। लेकिन जिन तब हैरान रह जाती है जब निंग लकड़ी की छत तोड़कर अंदर आता है और उसे हाथ देकर बाहर खींच लेता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। सांसें तेज चल रही थी, दोनों बुरी तरह थक चुके थे। अचानक जिन उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू सच में वापस आया। फिर वो अपना नाम बताती है और कहती है कि वो मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसके बाद निंग से पूछती है कि वो क्या करता है, लेकिन निंग कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है, निबी अपने आसपास देखो, हम अभी भी सेफ नहीं है। दोनों छत से नीचे कूदकर लाइट हाउस की बालकनी में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें फर्श पर लोहे का एक दरवाजा दिखता है जो किसी अंडरग्राउंड टनल की ओर जाता था। दोनों फैसला करते हैं कि इस रास्ते को ट्राई करना चाहिए। निंग पहले उतरता है और जिन उसके पीछे पीछे आती है। वो दोनों ध्यान से लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे,
तभी निंग को पता चलता है कि बीच में कुछ स्टेप्स गायब हैं। वो छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है और जिन से भी वैसा करने को कहता है, लेकिन जिन बहुत डर जाती है। निंग कहता है कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर कूदती है और निंग उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन इसी चक्कर में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और सीढ़ी से फिसलकर सीधे समंदर में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही निंग को वही पुराना डूबने वाला डरावना सपना याद आने लगता है, लेकिन जिन उसे खींचकर ऊपर सतह तक ले आती है। निंग बेहोश पड़ा था तो जिन उसे उठाकर लाइट हाउस के नीचे वाले कमरे में ले जाती है। वो चेक करती है कि कोई वहां है या नहीं और फिर लाइट ऑन करती है। जैसे ही रोशनी पड़ती है, सामने उसे एक अजीब सी सड़ी हुई लाश दिखती है। जिन डर के मारे उसे घूर ही रही थी कि पीछे से कुछ आवाज आती है। वो धीरे धीरे मुड़ती है और देखती है कि एक ऑरेंज बालों वाला लड़का हाथ में चाकू लेकर खड़ा है। वो लड़का, जिसका नाम जैंग था, जिन को धमकाकर कहता है कि वापस जा और निंग को जमीन पर रख दे। जिन डर के मारे कांपते हुए उसकी बात मान लेती है। जैंग बेसिक सवाल पूछता है और फिर पास बैठे मम्मी जैसी लाश के बारे में जानना चाहता है। जिन कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैंग को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। जैंग कहता है कि शायद निंग से पूछना पड़ेगा। वो निंग की उंगली पर पैर रखकर उसे दर्द से जगा देता है। फिर निंग से पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानता है। निंग हैरानी से जवाब देता है नहीं। ये सुनकर जिन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दोनों एक ही सेल से भागे थे, सब कुछ साथ झेला है। जैंग गुस्से से चाकू लहराकर दोनों को अपनी बात मानने के लिए धमकाता है। निंग की जान पर बनाती है तो वो फिर से चिल्लाता है कि मैं जिन को नहीं जानता। जिन सन्न रह जाती है और सोचती है कि निंग झूठ क्यों बोल रहा है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है, वो पल जब निंग ने उसकी जान बचाई थी और अब उसका ये अजीब बर्ताव, कुछ तो गड़बड़ थी। जैंग पूछता है कि सच क्या है। जिन सब कुछ समझाने लगती है, कैसे वो दोनों सेल से निकले, कैसे गिरते वक्त निंग ने उसकी जान बचाई। फिर वो कहती है कि शायद गिरने की वजह से निंग के दिमाग पर चोट लगी है और उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन जैंग उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तेरी बकवास पर यकीन कर लूं। जिन उससे रहम की भीख मांगती है कि निंग को मत मारो। जैंग रुक जाता है और कहता है कि एक शर्त पर निंग को छोड़ देगा। वो शर्त यह थी कि जिन सिर्फ एक शब्द में बताए कि निंग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचाएगा। जिन घबराकर सोचने लगती है। समय निकलता जा रहा था और जैंग निंग को मारने ही वाला था। तभी जिन अचानक जोर से चिल्लाकर कहती है रुको। फिर वो जैंग से पूछती है कि उसने अपने सबसे पुराने दोस्त को कितने सालों से जानता है। जैंग थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है 25 साल से, जब मैं 3 साल का था और एक अनाथालय में रहता था। जैंग गुस्से में कहता है बकवास बंद कर और सीधे मुद्दे पर आ। जिन कहती है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए शर्त यह है कि उसे पहले से सालों से जानना चाहिए, तो क्या तुझे यकीन है कि तेरे दोस्त तेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे। जैंग चुप हो जाता है। जिन आगे कहती है अगर ऐसा नहीं है तो यह भी मुमकिन है कि कोई अजनबी भी किसी की जान बचा सकता है बिना उसे लंबे समय से जाने। जैंग गुस्से से खड़ा होता है और कहता है चुप कर, लेकिन चाकू हटाते वक्त मान लेता है कि हाँ, शायद हर कोई इतना वफादार नहीं होता। कुछ देर बाद जिन निंग को समझाती है कि उसने पहले उसकी जान बचाई थी। निंग को यकीन ही नहीं होता कि उसने ऐसा किया और उसे याद भी नहीं है। तभी जैंग निंग से पूछता है कि तुझे आखिरी बार क्या याद है। निंग भोलेपन से जवाब देता है 5th क्लास में प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रहा था। आखिरकार वो सब हार मानकर मम्मी को ध्यान से देखने लगते हैं। जिन इधर उधर गौर करती है और कहती है कि यहाँ तो नमी है, फिर मम्मी कैसे हो सकती है। फिर वो ऐसे उसके हाथ पकड़ती है जैसे कोई कैंडी हो। वो हाथ ध्यान से देखती है और कहती है कि ये बॉडी यहाँ रखी गई थी। निंग की मदद से वो मम्मी को नीचे फर्श पर रख देती है और अच्छे से चेक करती है। तभी जैंग अंदाजा लगाता है कि शायद ये कोई मरीन होगा। वो उसके कपड़े फाड़ देता है और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके शरीर पर चाकू से गहरे नंबर लिखे हुए थे। तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये नंबर आखिर मतलब क्या रखते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो फिलहाल वो ये सब छोड़कर दूसरी बातें करने लगते हैं। जिन जैंग के बारे में पूछती है। जैंग बताता है कि वो एक गैंग में काम करता है जिसका बॉस है डॉन चिन। 3 दिन पहले वो कुछ गुंडों से भागते हुए नाव पर चढ़ा और जब आंख खुली तो खुद को यहाँ पाया। फिर जिन अपनी कहानी बताती है कि कैसे वो मेट्रो में सोई थी और अचानक आंख खुली तो यहाँ थी। दोनों शक करने लगते हैं कि शायद ये किसी और गैंग का काम है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकर्स का, लेकिन निंग बोलता है कि नहीं, ये सब उसी नंबर से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने बॉडी पर देखा था और उसे लगता है कि ये सब किसी खेल का हिस्सा है। जिन भी मान जाती है और कहती है कि अब तक की सारी सिचुएशन किसी एस्केप गेम जैसी लग रही है, तो उन्हें क्लूज ढूंढने चाहिए। जैंग बताता है कि उसने पहले ही पूरी जगह छान मारी है और उसे बस टूटी हुई सीढ़ी मिली थी। तभी जिन की नज़र मम्मी के कान पर जाती है। वो वहां से एक स्क्रॉल खींचती है और खोलने पर पता चलता है कि उसमें एक नक्शा बना हुआ है। नक्शे पर एक जगह एक्स से मार्क था और उसमें लाइट हाउस और कई और जगहें और सिंबल्स भी बने थे। निंग चौंक जाता है और कहता है कि उसने ये नक्शा कहीं पहले देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा।
जैंग चिल्लाकर कहता है कि दिमाग पर जोर डाल, लेकिन निंग सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि दर्द हो रहा है। जिन उसे शांत करती है और एक कोने में ले जाकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। निंग कहता है कि जैसे ही वो याद करने की कोशिश करता है उसका सिर फटने लगता है। जिन कहती है कि ज्यादा मत सोच, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। जैंग उनकी ये ड्रामा बातें नहीं झेल पाता और बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। जब वो लौटता है तो देखता है कि निंग और जिन दोनों साथ सो रहे हैं। वो गुस्से में उन्हें लात मारकर उठाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और उस नक्शे वाले एक्स तक पहुँचना होगा। निंग को तो ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रेजर हंट शुरू हो गया हो, लेकिन जिन शख्स से पूछती है कि हमारी हालत में जाना ठीक है क्या। जैंग कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। तीनों सामान बांधकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, नक्शा पकड़कर। चलते चलते जैंग उन्हें रोकता है और जमीन पर ध्यान से देखता है। वो कहता है कि यहाँ जाल बिछा हुआ है और इसमें किसी का खून भी है। वो उन्हें कहता है कि अगर आगे और निशान दिखें तो अपने पैरों के निशान छुपा देना। फिर दोनों को आदेश देता है कि गुलामों की तरह खाना और पानी जुटाओ। निंग और जिन मजबूरी में खाने की तलाश में लग जाते हैं। निंग कुछ अजीब जंगली फल लेकर आता है और जिन कुछ मशरूम और जड़ी बूटियां। अचानक जैंग कहीं से खरगोश मारकर लाता है और बकवास करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर वो उन्हें गुफा दिखाता है और वहीं खरगोश पकाता है। वो सारा मांस खुद खा जाता है और निंग और जिन को बस फल पकड़ाता है। खाने के बाद वो जिन से आदेश देता है कि उसके लिए घास से बिस्तर बना। जिन मजबूरी में उठकर अपने मालिक की बात मानने जाती है। फिर वो निंग से कहता है कि तू बचा हुआ मांस खा ले, तू तो लड़का है। फिर अंदर गुफा में घुसने से पहले निंग को धमकाता है कि अंदर मत आना, बाहर पहरा देना। जैसे ही जिन बिस्तर बनाने लगती है, जैंग उसे जबरदस्ती जमीन पर दबा देता है। जिन चीख चीख कर मदद मांगती है। निंग बाहर से ये आवाज सुन लेता है और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। आखिर वो दौड़कर अंदर जाता है और चिल्लाता है, रुक जा जैंग। ये सुनकर जैंग आग बबूला हो जाता है और निंग को लात मारकर गिरा देता है। लेकिन निंग फिर उठकर कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ बुरे काम नहीं करने चाहिए, हम एक टीम है। जैंग उसकी बातें सुनकर तंग आ जाता है और एक घूंसा मारकर निंग को बेहोश कर देता है। फिर उसे घसीटकर बाहर फेंक देता है। शाम होने ही वाली थी और जैंग थोड़ा जंगल के अंदर चला जाता है अकेले में कुछ टाइम बिताने के लिए। वो सोच रहा होता है कि इस कपल का बर्ताव देखकर लग तो रहा है कि ये किसी गैंग के आदमी नहीं है, और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि उस बेवकूफ निंग ने उसे लेक्चर सुना दिया। अचानक उसे मदद की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागता हुआ गुफा की तरफ जाता है जहां जिन और निंग भी वही आवाज़ सुनकर बाहर आ चुके होते हैं। जैंग कहता है, चलो मेरे पीछे आओ, और तीनों उस आवाज़ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो देखते हैं कि एक आदमी भाग रहा है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जिन उसे देखती है और नोटिस करती है कि वो सीधे ट्रैप में गिरने वाला है, तो वो चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन निंग उसका मुंह दबा देता है और रोक लेता है। जैंग समझाता है कि हम उसका पीछा करने वाले को नहीं देख पा रहे, कुछ गड़बड़ है। जो भी उसका पीछा कर रहा है वही शायद ये ट्रैप बनाने वाला है। और तभी उनके सामने आता है एक आदिवासी टाइप का आदमी, हाथ में बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए। वो शिकार वाला बंदा किसी तरह ट्रैप से बचकर उठ तो जाता है, लेकिन ये ट्राइब वाला सीधे उसे सुअर की तरह काट डालता है और उसका शव घसीटते हुए ले जाता है। ये देखकर जैंग कहता है कि हमें तुरंत वापस गुफा चलना चाहिए और चुपचाप छिपकर रहना चाहिए। गुफा में पहुंचकर जिन थोड़ा आराम करती है और निंग पूछता है कि वो आदमी कौन था, क्या सच में कोई जंगली था। जैंग चिढ़कर कहता है कि मुझे क्या पता यार, लेकिन अब पक्का ये जगह हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो आगे कहता है कि मैं रात भर गार्ड दूंगा और निंग तू भी चौकन्ना रहना। अगली सुबह जिन और निंग खाने की तलाश में निकलते हैं। निंग को एक नारियल का पेड़ दिखता है। वो चढ़कर नारियल नीचे फेंकता है ताकि जिन पकड़ ले, लेकिन तभी उसके पास एक चूहा आ जाता है और जिन डर के मारे जोर से चिल्ला देती है। निंग घबरा जाता है कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। जैंग भागता हुआ आता है, ये सोचकर कि शायद फिर से वो ट्राइब वाले आ गए, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो दोनों को डांटता है, तुम दोनों पूरी तरह निकम्मे हो, एकदम बेकार। इतना सुनते ही जिन भागकर कहती है मुझे पेशाब करनी है और साइड में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना काम खत्म करती है उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और वो डर जाती है। कुछ ही देर में दो ट्राइब वाले वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर दबोच लेते हैं। निंग बेचैन होकर मदद करना चाहता है, लेकिन जैंग रोकता है, अभी कूदना बहुत रिस्की है। लेकिन जब उनमें से एक कुल्हाड़ी उठाकर जिनको मारने ही वाला होता है, निंग हिम्मत करता है और भागकर अंदर कूद पड़ता है। इसी बीच अचानक एक गोली चलती है। वो कुल्हाड़ी वाला सीधे सिर में मारा जाता है और मरकर गिर जाता है। दूसरा डरकर भाग निकलता है। जिन कांपते हुए निंग को कसकर पकड़ लेती है। तभी एक औरत गन लिए सामने आती है। वो अपना नाम ट्रेसी बताती है, पुलिस से हूँ, और कहती है कि जल्दी करो, ये जंगली लोग वापस आ सकते हैं। मेरे साथी नीचे पहाड़ी पर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिन तुरंत हाँ बोल देती है, मोर द मैरियर। लेकिन जैंग उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम हांगकांग गई हो? ट्रेसी जवाब देती है नहीं।
वो कहता है कि मैं भी कभी यूएस नहीं गया, लेकिन फिर भी यकीन है कि कहीं तुम्हें पहले देखा है। ट्रेसी हंसकर बात टाल देती है, शायद कोई और रहा होगा मेरी तरह दिखने वाला। लेकिन अब सबके मन में उसके लिए थोड़ी शंका पैदा हो जाती है। ट्रेसी फिर उस ट्राइब वाले का शव चेक करने झुकती है और नोटिस करती है कि गोली पीछे से लगी है, जबकि उसने तो सिर पर निशाना लिया था। वो सोच में पड़ जाती है कि मैं तो चैंपियन शूटर हूँ, निशाना मिस होना नामुमकिन है। पर वो और सोच भी नहीं पाती कि और ट्राइब वाले लौट आते हैं। ट्रेसी गड्ढे में छिपकर गोली चलाने लगती है और तीनों से कहती है, भागो, जंगल के अंदर जो क्रीक है वहां छिप जाओ। जैंग दोनों को वहां ले जाता है। वो लोग तालाब के पास रुककर थोड़ा तरोताज़ा होते हैं और ट्रेसी का इंतजार करते हैं, लेकिन वो लौटकर नहीं आती। जैंग कहता है कि या तो वो मारी गई या हमें छोड़कर भाग गई। लेकिन सुन लो, इस आइलैंड पर और भी लोग हैं, बहुत सावधानी से रहना होगा, और सबसे ज़रूरी, किसी को भी मम्मी के शरीर पर मिले नंबर या उस नक्शे के बारे में कुछ मत बताना। जिन कहती है कि वो निंग की बात मानेगी, लेकिन ये बेवकूफ़ निंग फिर से अपनी गेमिंग वाले लेक्चर पे आ जाता है। फाइटिंग क्लास, रैंक लेवल वगैरह बकने लगता है, जैसे किसी वीडियो गेम में घुसा हुआ हो। फिर आखिरकार जैंग की बात मानकर कहता है कि ठीक है, टीम बनाकर काम करेंगे। जैंग फिर बोलता है कि सबको एक डेथ वाव लेना होगा, अब से हम सब मिलकर सरवाइव करेंगे, कभी एक दूसरे से धोखा नहीं करेंगे। तीनों नाटकीय अंदाज में कसम खाते हैं कि अब से टीम बनकर रहेंगे। तभी ट्रेसी वापस आ जाती है। वो कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरे पास गोलियाँ ज़्यादा नहीं बची, और फिर तीनों को अपने बाकी साथियों के पास ले जाती है। वहाँ पहुँचकर ट्रेसी अपने फ्रेंड से उनका परिचय कराती है और बताती है कि इन लोगों को इसने उन जंगली सैवेजेस से बचाया। कोई उसे बैडस बोलता है तो कोई ताना मार देता है कि उसने बेकार में गोलियां बर्बाद कर दी अजनबियों को बचाने में। ये सुनकर जैंग उस बंदे को धमकाने लगता है, लेकिन ट्रेसी बीच में आकर रोक लेती है और बोलती है कि अगर तुम्हें और तुम्हारी टीम को हमारे साथ रहना है तो मेरे रूल्स मानने होंगे। मेरे टीममेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। जैंग हंसते में स्मग करता है और उसके रूल्स मान लेता है। फिर बाकी सबसे घुलने मिलने शुरू कर देता है। निंग और जिन भी अपना इंट्रो देते हैं, लेकिन सब चौंक जाते हैं जब निंग बताता है कि वो तो 5th ग्रेडर है। जिन तुरंत सुधारती है कि असल में निंग को हेड ट्रॉमा हुआ था और उसे सिर्फ ग्रेड 5 तक की यादें हैं। फिर ट्रेसी बताती है कि उस दिन उसने क्या देखा था, एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स जो दिखने में बड़ा डरावना लग रहा था। उनमें से एक कहता है कि चलो तुरंत एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन दूसरा मना कर देता है कि ये शायद उन सैवेजेस का अड्डा हो सकता है। तीसरा भी सहमति जताता है कि बिना सॉलिड प्लान बनाए वहां जाना खतरे में पड़ना होगा, इसलिए वोटिंग करवाई जाती है। लेकिन मामला टाई हो जाता है क्योंकि जैंग वोटिंग में चालाकी दिखाकर लूपहोल यूज करता है। कोई उस पर चीटिंग का आरोप लगाता है, लेकिन जैंग हंसकर कहता है कि रूल्स तोड़े नहीं, बस स्मार्टली इस्तेमाल किए। तभी इशिगाकी बोलता है कि ठीक है, फिर से वोटिंग होगी और जो मेरे साथ वोट करेगा उसे मैं दूंगा $10 मिलियन। जैंग उस पर ब्राइबरी का इल्जाम लगाता है। इशिगाकी कहता है कि ये ब्राइबरी नहीं है, ये तो वैसे ही है जैसे पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतने के लिए वादे करता है। सबके सामने डील कर रहा हूँ, छिपकर नहीं। ये स्ट्रैटेजी है, ब्राइबरी नहीं। जैंग स्मग करता है और कहता है कि मेरे पास भी स्ट्रैटेजी है। वो निंग और जिन से कहता है कि मेरे लिए वोट करो। इशिगाकी कहता है कि अभी भी तेरे पास एक वोट कम है। तभी जैंग बोलता है कि अब से जो भी मेरे लिए वोट करेगा उसे मैं दूंगा $30 मिलियन। ट्रेसी बोलती है कि तेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो जैंग हंसकर कहता है कि पैसे इशिगाकी देगा क्योंकि उसे वोट अपने हक में करवाना है। फिर वोटिंग होती है और नेचुरली जैंग जीत जाता है क्योंकि उनमें से एक आदमी उसकी साइड में चला जाता है और इशिगाकी को मजबूर कर देता है कि अगर एक्सप्लोर करना है तो पैसे दे। अगले दिन सब निकल पड़ते हैं उस साइड की तरफ। जंगल से गुजरते समय जैंग ट्रेसी से कहता है कि उसे प्राइवेट में बात करनी है। ट्रेसी कहती है कि यहीं बोल दे, लेकिन जैंग जिद करता है और जब ट्रेसी मना करती है तो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। ट्रेसी भड़क जाती है और जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो गुस्से में वापस ग्रुप में आती है और बोलती है कि इसने हद पार कर दी। जैंग हंसता है और कहता है कि मैं सही हूँ और इसका हिसाब मैं ज़रूर चुकाऊंगा।